अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सबसे पहले तो आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान में ये एक जो लेबॉरेटरी इसको समझा हुआ है, हमें समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान है या तजर्बिस्तान है। हर वक़्त तजुर्बे ही तजुर्बे, हर वक़्त तजुर्बे ही तजुर्बे, यानी कोई एक हद होती है तजुर्बे करने की। कौन-सा मॉडल है, कौन-सी चीज़ है जो हमने अभी तक पाकिस्तान में ट्राई नहीं की, सिवाय इसके कि हम जो अवाम की तवक्कुआत हैं, उनकी जो मंशा है, उसके मुताबिक फ़ैसले कर लें। लेकिन हम रोज़ाना कोई ना कोई नया तजुर्बा करने के लिए हर वक़्त तैयार बैठे हुए होते हैं। अभी आप देखें कि पीडीएम का जो चूँ-चूँ का मुरब्बा था, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और उसके नताइज हमने देख लिए। मुल्क की मईशत बर्बाद होके रह गई। मुल्क की मईशत का ये आलम है कि इस वक़्त इनको समझ नहीं आ रही कि हम 1 महीना कैसे गुज़ारेंगे। यहाँ तक ये हो गया हुआ है कि आईएमएफ ने इनसे बात करने से इनकार कर दिया हुआ है। और ऊपर से अब नया तजुर्बा जो है, जो पहले भी ट्राई हो चुका हुआ है और फेल हो चुका हुआ है, अब उसको दोबारा से री-इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की जा रही है और वो है केयरटेकर सेटअप। अब केयरटेकर सेटअप जो है वो 3 साल के लिए सोचा जा रहा है कि वो आए और वो जनाब सख्त फैसले दे। बंदा पूछे कि सख्त फैसले जो थे, वो तो इस पीडीएम हुकूमत ने भी लिए थे, तो क्या हुआ? लेकिन मसला ये है कि जब तक अवाम आपके साथ गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े हुए होंगे, तो वो मामलात नहीं चल सकते, ना वो लिंगर ऑन कर सकते हैं। तो इसका ज़रा तजिया करेंगे और साथ-साथ एक और ख़बर भी है कि इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाना शुरू हो चुका हुआ है और जो कि वो मेरा ख़्याल है अपनी तौर पे तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान के बारे में ये चीज़ें फैला दो कि पाकिस्तान का बस इख्तिताम खुदा न ख़ास्ता ख़ाकम बदहन हुआ चाहता है। और उन्होंने द एंड ऑफ पाकिस्तान, फॉल ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं, वो बना के मार्केट में फेंकनी शुरू कर दी हुई हैं। ये तजिया करेंगे और देखेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और इस वक़्त अंदर की सूरत हाल क्या है। बहुत सी खबरें अंदर से भी आ रही हैं, उनका भी ज़रा तजिया करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब हैदर मेहदी साहब, उनसे बात करेंगे। अब वो इस वक़्त हमें जॉइन कर चुके हुए थे, लेकिन थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि मसला हुआ है उनको, वो दोबारा से मैं उनसे कहूँगा कि वो दोबारा तशरीफ़ लाएँ। क्योंकि एक तो ये है कि अंदर से जो खबरें आ रही हैं, वो ये हैं कि मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था कि 5,000 ऑफ़िसर्स जो हैं, वो उनके इस्तीफ़े जो हैं, वो पेंडिंग हैं। अब ये बहुत बड़ी सीरियस किस्म की सिचुएशन है। तो ये किधर हम जा रहे हैं, किस तरफ हमें ये लेके जाएँगे और फिर अगर ये मोरल की ये हालत हो गई, तो फिर खुदा न ख़ास्ता पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इसका ज़रा तज़िया करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब हैदर मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम इसार भाई कैसे हैं? थैंक यू वेरी अल्लाह का मच। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं यही गुज़ारिश कर रहा था नाज़रीन से कि एक तो ये है कि हमें पाकिस्तान को तजुर्बागाह बना दिया गया है और बल्कि तजुर्बिस्तान बना दिया गया है कि हर रोज़ कोई ना कोई नया तजुर्बा। अब वो केयरटेकर सेटअप लाने की कोशिश की जा रही है, जो टेक्निकल लोगों के ऊपर होगा, टेक्नोक्रेट्स होंगे। टेक्नोक्रेट्स ही अव्वल अव्वल तो ये हुकूमत करते भी रहे हैं, लेकिन अब नया एक तजुर्बा शुरू किया जा रहा है। उससे पहले मैं सिर्फ आपसे चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा-सा इस बारे में भी बताएँ कि ये जो इंडिया की तरफ से हमें कहा जा रहा है कि जी द एंड ऑफ पाकिस्तान खुदा न ख़ास्ता, इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ आनी शुरू हो गई हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो को आप किस तरह देख रहे हैं जी? जी, बहुत शुक्रिया इसार भाई। इसार भाई पहले तो इंडिया की ब बात कर लेते हैं। जी। तो अगर मैं इंडिया हूँ और पाकिस्तान के मैं ऐसे हालात देख रहा हूँ, तो लाज़मी बात है कि मैं जितना उसका फ़ायदा उठा सकूँगा, मैं फ़ायदा उठाऊँगा। मैं कहूँगा जी पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तबाह हो गया, पाकिस्तान में जो फ़ौज है वो इतनी ताकतवर नहीं रही जितनी रही है। मैं तो सारी ये चीज़ें इस्तेमाल करूँगा। लाज़मी बात है बिकॉज़ ये बहुत मैसिव उनके पास प्रोपेगेंडा मटीरियल मिल गया है। सवाल ये पैदा होता है और ये सवाल मैं 8 महीने से पूछ रहा हूँ बाय द वे इसरार। मुझे लोग कहते थे कि हैदर मेहदी तुम ये जो बात करते हो, बाजवा को तुम गद्दार कहते हो और तुम ये कहते हो फौजी जर्नैलों ने लूटा है, ये इंडिया के हाथों में तुम खेल रहे हो। मैंने कहा मैं इंडिया के हाथ नहीं खेल रहा, अगर मैं भी ये सोच रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ और ये अगर मैं देख रहा हूँ और बाकी बाशऊर जो पाकिस्तानी हैं वो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया ये देख नहीं रहा? वो अंधे गूंगे बहरे हैं। इसके जिम्मेदार ये बात का जिम्मेदार हैदर मेहदी है जो कह रहा है कि चोर आ गया घर के अंदर या उस चोर को जिस जो घर में आया है पकड़। मतलब आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दीज पीपल्स लॉजिक। और मैं यही कहता था कि देखो ये प्रोपेगेंडा मटेरियल, ये फॉडर,
ये ईंधन का तेल, ये आग लगाने के लिए जो भूसा तीली है, ये बाजवा प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को, हमारे दुश्मनों को, जो कि इसको आगे जाके और भी सीरियस तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे जब ये फॉल्ट लाइंस डीपन होंगी। ऑनेस्टली इसरार, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता और ना मैं कर रहा हूं, मैं इतनी क्लियरली देख रहा था 8 महीने पहले कि एग्जैक्टली इसी किस्म की मैसिव पोलराइजेशन होगी और आगे जाके इंतशार होगा। तो इंडिया तो बैठा है, अभी वो इससे आगे क्या इकदाम उठाता है इसको लेकिन और। लेकिन क्या वजह है हैदर भाई? मतलब देखिए ना, वहाँ पे बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े फिलॉसफर बैठे हुए हैं, थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं। जो चीज़ आप देख रहे थे 8 माह पहले देख रहे थे, वो इन्होंने क्यों नहीं देखी? क्या वजह थी? इनको नज़र आ रही थी और ये चुप थे, खामोश थे, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, या इनको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है? आप पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, हाँ? जी, जी, पाकिस्तानियों की बात। ये जो है ना, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना इसरार। इसको कहते हैं एग्जेक्टिव ब्लाइंडनेस। ये एग्जेक्टिव ब्लाइंडनेस ये होती है कि जो सीनियर लोग होते हैं, ऊपर ओहदेदार होते हैं, जिन्होंने फैसले करने होते हैं, उन्होंने एक अपना दुनिया बनाते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज फेड टू देम और फिल्टर टू देम। एंड वो सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन जो आप समझते हैं ना, कि जो उनके मतलब के तहत की इंफॉर्मेशन है उसको रिजेक्ट करता है माइंड, और उसके मतलब के तहत तो इंफॉर्मेशन होती है। इसका यूनिवर्सल फिनोमेना है ये। आपने अमेरिका को अगर आप देख लें, हुँ, अमेरिका का वियतनाम देख लें, अफगानिस्तान देख लें, इराक देख लें, मतलब कंप्लीट ब्लाइंडनेस थी। सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि वियतनाम वॉर जंग में, उनके अपने लोग कह रहे हैं, उनका रॉबर्ट मैकनमारा कह रहा है, जो उनका फॉरेन सेक्रेटरी स्टेट हाँ। था, कि ये अनविनेबल वॉर है। लेकिन वो फिर भी गए, उन्होंने दो 20 22 30 लाख लोग रेंजिंग वियतनामीज मारे, 60 65 हजार अपने बंदे मरवा दिए। तो ये ब्लाइंडनेस हर जगह है। ईस्ट पाकिस्तान का जब था हुँ, तब भी ब्लाइंड थे, कितने लोग कह रहे थे। असगर खान 1968 से कह रहा था कि आपको बंगालियों को अगर आपने नहीं दी, बल्कि उससे पहले का कह रहा, बड़ी दुनिया कहती थी। जितने हमारे बंगाली जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान में सब सिविल सर्वेंट्स हैं, पुलिस वाले हैं, उनसे पूछे वो क्या जो सर्व करते थे ईस्ट पाकिस्तान में, आजकल वो मेरी उम्र के होंगे, रिटायर्ड हो गए, कहते हैं जी क्लियरली नजर आता था कि द बंगालीज हेटेड अस, जो डिस्क्रिमिनेशन उनकी थी, हम इतनी रिपोर्टें लिख के देते थे। ब्लाइंड है। फौजी था, जियाया था, भुट्टो था, ब्लाइंड थे, नहीं किया, मुल्क टूट गया। एग्जैक्टली इसी तरह इस बंदे को, बाजवे को इंफॉर्मेशन दी गई कि जी 7 जो है, इसरार आर यू विद मी? ऐसा ऐसा अच्छा, इसको कि जी 7% इसकी है, अगर अब ये जाएगा तो लोग बड़े खुश होंगे। गलत इंफॉर्मेशन थी, उसकी मुताबिक थी, जिस मुताबिक से वो सोचना चाहता था कि यार ये अनपॉपुलर है, मैं इसको निकालूंगा, लोग बड़े खुश होंगे, मैं भी हीरो मनाया जाऊंगा, दूसरों को लाऊंगा, ये संभाल लेंगे। दिस इज। और जो थिंक टैंक्स हैं जो फीड करते हैं इसका इंफॉर्मेशन, मुझे तो नहीं समझ आया। इंटरनेट, ये जो आपकी इस्लामाबाद की इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, या पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर है, और इस किस्म के और जो थिंक टैंक, इनके अपने एनडीयू के थिंक टैंक्स है, इसरा के नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड एनालिसिस, रिसर्च एंड एनालिसिस, ये क्या इनको फीड कर रहे थे? इनको समझ नहीं आ रही थी कि जो मैं आप, मतलब सर, हम कोई नजूमी नहीं है। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, सैकड़ों में भी हजारों ऐसे लोग थे जिनको ये क्लियरली नजर आ रहा था। तो एक तो ये है कि ये, दूसरी चीज ये है कि शायद पता भी हो, और जो हुँ, कि मेरा ख्याल कि जी नहीं, इनको पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी कम हेल और हाई वाटर जो है ना, हमने ये करना है, हम फिक्स कर लेंगे। ये अभी जो है ना, इसको हम फिक्स कर लेंगे, पैसा भी ले आएंगे। ये नवाज शबाज शरीफ बड़ा तेज आदमी है, फुदकता रहता है, ये कर लेगा। इसहाक डार बड़ा चलाक किस्म का फाइनेंस मिनिस्टर है, फिक्स कर लेगा। नॉट नोइंग कि वो नहीं कर सकते। ये इनकी बेवकूफ़ी है। ये इसलिए मैं कहता हूँ फौजी से बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं, बिकॉज़ उनकी ना ट्रेनिंग है, ना उनकी अहलियत है, ना उनकी कैपेबिलिटी है ये काम करने के लिए। अपना काम बहुत अच्छा करते हैं। ये मैंने एक मिसाल पता नहीं आपको दी थी, किसी दी थी, कि एक चौकीदार जो बड़ा अच्छा चौकीदार है, उसको आप गाड़ी में बिठाएँ, उससे कहें यार मैं और मेरे बच्चों को आपकी सबसे महँगी गाड़ी, उसको कहें और मुझे तू इस्लामाबाद ले जा, कराची से, इसलिए कि, हाँ, और उसको ड्राइविंग नहीं आती हो। आप सोचें, हाँ। इन लोगों को ड्राइविंग क्या है, इन लोगों को तो साइकिल चलानी भी नहीं आती है फौजी जर्नैलों को। ये कहाँ गाड़ी चलाएंगे?
इनको इतनी बड़ी, और तो ये समझते हैं हमें बहुत कुछ आता है, इनको कुछ नहीं आता, खुदा की कसम इनको कुछ नहीं आता है। मैं तो फौज में रहा, मैं जनरलों से बात करता हूँ, आज कल हुँ, मैं बात करता हूँ, इनकी इतनी सिंगल, बिल्कुल वो जो कहते हैं ना घोड़े वाली इनकी नजर है, सिंगल, इनको उससे हुँ, आगे नजर नहीं है। ना ये कभी पढ़ते हैं, ना इन्होंने किताबें ली, ना इनको कोई तजर्बा है दुनिया का। एक कोर्स इधर कर लिया, दो कोर्स उधर कर लिए, बाकी सब टी ब्रेकें और अय्याशी। आपको पता है सारा काम कर्नल लेवल तक होता है, मैक्सिमम फुल कर्नल। हुँ, उसके बाद जब ब्रिगेडियर होता है, चाहे वो चीफ ऑफ स्टाफ हो कोर का, या किसी फॉर्मेशन के अंदर हो, या ब्रिगेड कमांडर हो, उसके बाद सारा काम उसके नीचे जो कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कप्तान करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स वो बनाते हैं, सारी प्लानिंग वो करते हैं। ये बस आके देखते हैं, हाँ ठीक है, हाँ हूँ, हाँ हाँ। और अगर डंगर किस्म का है, तो अगर कोई उससे कहता है सर ऐसे नहीं, वो डांट टूट के चपट कर देता है। तो ये दिस इज दे एक्चुअली आफ्टर द ब्रिगेडियर दे डोंट डू एनी सीरियस थिंकिंग। मैं आपको बता रहा हूं, इनके स्टडी पीरियड्स भी सीरियस थिंकिंग के नहीं होते। सारे पेपर जूनियर अफसर बनाते हो, वो साले को क्या पता उस जिंदगी 10 12 15 20 साल उसकी फौज की जिंदगी। सो ये बायोप, ये मॉडल ही गलत है। ये हुँ। फौज की गवर्नेंस का मॉडल ही गलत है। ये तबाह इन्होंने मुल्क किया। मैं आपने वो टेक्नोक्रेट्स की भी बात आपने शुरू हाँ, में की, हाँ, हाँ। 5 दफा ट्राई कर दिया। सबसे पहले गुलाम मोहम्मद ने ट्राई की थी, हाँ, पहले तो उसने उसने कहा था किया था। हुँ। कैबिनेट ऑफ टैलेंट्स, आपको याद है जी, जी, कि जी बिल्कुल। टैलेंटेड लोग आएंगे, और उसी कैबिनेट ऑफ टैलेंट्स में हमारे जनरल अयूब खान को इन्होंने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर रखा, बावर्दी, जिसने आके उसके और बाद पाकिस्तान, उधर से ही तबाही शुरू हुई फिर। उधर से ही तो तबाही शुरू हुई है। फिर हुँ। अयूब खान आया, अगेन कैबिनेट ऑफ टैलेंट, टेक्नोक्रेट, महबूब हक, फलाना हक, ये टी टा टू, उनको और लाया। मेरा ख़्याल है कि ये जो 71 वाला भी वाक़या हुआ, उसमें जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अयूब खान साहब के ऊपर भी आती है। यार इसार है ही उसकी जिम्मेदारी। आप सोचे 58 से लेकर 69 तक 11 साल उस बंदे ने हुकूमत की। 66 में 6 पॉइंट्स आए मुजीबुर रहमान के। हाँ, हाँ। 8 साल हुकूमत कर चुका था अयूब खान। इसका मतलब है उस 8 साल में बंगाली तंग आ गए थे पाकिस्तान से, आ गए थे ना। इसका मतलब है जिम्मेदार कौन है? अयूब खान। इसमें किसी को शक नहीं है। अभी भी इतने बेवकूफ, अनपढ़, जाहिल किस्म के मेरे पास लोग हैं, फौजी भी हैं, रिटायर्ड हैं, कोई बड़े बड़े दूसरे मुल्कों में दो चवनियां उनकी जेब में खड़कती हैं, और एक आदि कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्हें बना दी है, तो इनको पता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बड़ा अच्छा आदमी था वो। भाई कैसे उस आदमी ने 11 साल में इतनी दुश्मनी ली है बंगालियों की, बंगालियों का हम नहीं। ये याया खान और भुट्टो तो आखिरी अयाम में आए हैं ना। 70 हुँ। का इलेक्शन दिसंबर में हुआ। हाँ, 70 का इलेक्शन दिसंबर में हुआ, बिल्कुल, और बिल्कुल। ये मार्च में क्रैकडाउन हुआ आर्मी का। तो ऑपरेशन शुरू हो गया। तो 3 महीने में तो बंगाली नहीं बिगड़ा ना। हाँ, हाँ, हाँ। बगड़ा बंगाली तो पिछले 15 साल से बिगड़ा हुआ है, वो जब कहते हैं ना, से वक़्त अयुब। वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कहा ये आप लोग 3 महीने में बंगाली पकड़ गया कि जी आपने उनको नहीं बिल्कुल। बुलाया असेंबली के लिए, उन्होंने कहा अच्छा जी तुम्हारी ऐसी की तैसी। ऐसी बात नहीं है। हाँ हुआ इसी वजह से कि जब आपने असेंबली का नहीं बुलाया अच्छा, ए उनको। एक तो तजुर्बा ये हो गया जो गुलाम मोहम्मद ने किया, उसके बाद फिर केयरटेकर और अयू टेक्निकल लोगों का कैसे हुआ? नहीं, अय्यूब ने अयूब के हुकूमत केयर टेकर हुँ, सारे, उसने भी ये महबूबुल हक वगैरह जिनके मैं हाँ, नाम ले रहा हूँ, टेक्नोक्रेट्स ही लाया था अपनी हुकूमत में। हुँ। शुएब को, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, हाँ, 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 ये हाँ, सारे वर्ल्ड बैंक से आए हुए। मोइन कुरैशी की आपके सामने मिसाल है। बिल्कुल। जिया भी टेक्नोक्रेट्स लेके आया था अपनी हुकूमत, बड़े स्पेशलिस्ट हाँ, किस्म के लोग थे। मुशर्रफ के मुशर्रफ भी जो भी, पहले 3 साल, हाँ, मुशर्रफ के भी मुशर्रफ पहले के 3 भी पहले टीम सारे टेक्नो। ये मॉडल फेल हो गया। देखें, गवर्नेंस इज एज मच ए पॉलिटिकल इशू एज मच एज इट इज एन इकोनॉमिक इशू। ये लोग एब्सोल्यूट समझते नहीं है। मैं कहता हूं आप दुनिया जहान का इसरार भाई, बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट ला के आप पाकिस्तान में बिठा दें, और उसे कहें पाकिस्तान की इकोनॉमी फिक्स कर देगा, वो कहेगा मैं नहीं कर सकता। आप हुँ, उसे पूछेंगे क्यों, वो कहेगा कि जब तक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं आता पाकिस्तान में, लोकल या बाहर का, कोई आपके पास पैसा नहीं आएगा। हुँ, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आपकी इंपोर्ट्स का करंट अकाउंट बहुत बढ़ गया है, आपकी टैक्स रेवेन्यू कोई नहीं है, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, आपका ओवरसीज इन्वेस्टर जो है वो नहीं आएगा, आपका लोकल इन्वेस्टर इंडस्ट्री में नहीं डालेगा, आपके अंदर कोई जॉब क्रिएशन नहीं है। आपका जो सबसे बड़ा जो मेजर सोर्स ऑफ रिसोर्सेज होती है फाइनेंशियल, वो 3 होते हैं: मल्टीलैटरल, फॉरेन बैंक्स, या आप खुद बॉन्ड्स फ्लोट करें। वो आप तीनों नहीं कर सकते।
तो जब पैसा ही नहीं आएगा मुल्क में तो इकोनॉमी कैसे फिक्स होगी? ये हुँ, लोग नहीं समझते हैं। ये इनको अगर अक्ल आ जाए, ये आसिम मुनीर को देखें। आसिम मुनीर के मुतालिक मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आसिम मुनीर का एक आम तासुर अब हो गया है कि उसका पर्सनल ओपिनियन इमरान के मुतालिक मनफी है। हाँ, और मुझे एक ये भी किसी ने बताया है कि उनको एक मीटिंग में किसी ने ये भी कहा, कंफर्म नहीं कर सकता लेकिन मुझे किसी ने कहा है कि उनको कहा कि आसिम मुनीर साहब, आपका जो जाती व्यू है इमरान के मुतालिक, उसको प्लीज आप साइड पे रखें। हाँ, बिकॉज आपने फैसले जो भी करने हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करने, नॉट बेस्ड ऑन योर पर्सनल ओपिनियन एंड लाइक एंड डिसलाइक ऑफ इमरान, चाहे सही चाहे गलत। बिल्कुल, आसिम बिल्कुल सही। मुनीर को ऑनेस्टली द बेस्ट एडवाइस एनीवन कैन गिव हिम कि आसिम मुनीर, तुमने जो भी फैसला करना है तुमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए द आंसर इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि हर गो बंदे फॉर को इट। नजर आ रहा है, तो आप वो करवाएं। हुँ, आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप टेक्नोक्रेट हुकूमत को ला के 6 महीने फिर उसको या 3 महीने फिर उसको तूल दे देंगे, कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करके साल का, फिर और कोई हाँ। आप स्कलडगरी और ये और करेंगे। ये और ये और ये स्कल्डगरी आपने कहा, मुझे याद आ गया। मसला ये है कि अगर ये इस तरह के काम करेंगे तो ये स्कल्डगरी के साथ थगरी भी होगी। ठगरी तो है और ठगरी हाँ, अभी भी हो रही है। हुँ, मतलब मैं ठगरी का मुझे ऑनेस्टली बड़ा अफसोस होता है वैसे। ये इस तरह की ये जो अ, एक चली गई है, एक हवा चल रही है कि इमरान को जलील कर दो, इसको कमीना हुँ, दिखाओ, इसको झूठा दिखाओ, इसको अडल्टरर दिखाओ, इसको हुँ, पता नहीं क्या क्या दिखाओ। वो मलिक अहमद खान, इनका जो पंजाब का स्पोक्सपर्सन है, वो ऐसे हाँ, धड़ल्ले से और बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि लोग उसकी, अगर आप मलिक अहमद खान को जानते ना, आप कहेंगे यार ये बड़ी सही बात कर। मलिक अहमद खान से बड़ा झूठा कोई नहीं है। ये मैं आपको पीएमएलएन के अंदर के लोगों की बात बता रहा हूं जो उनको जानता है। कहता है बहुत बड़ा झूठा है, कौन मैन है। लेकिन इसलिए बनाया हुआ ही उसको स्पोक्स पर्सन इसलिए है कि वो ऐसे कॉन्फिडेंस से बात करता है कि हुँ, लोग उसकी बातों में याद थे। जो उसने अभी एक रिसेंटली एक 4-5 दिन पहले उसने इमरान के मुतालिक बात की कि मैं हाँ, आपको वसूख से बताता हूँ कि एनआरओ, मैं हाँ, उसके ऊपर तो बात नहीं करता। साकिब निसार ने तो खुल के कह दिया कि बिल्कुल ये हाँ, बकवास कर रहा है और साकिब निसार को इसके खिलाफ केस करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मुझे जाती तौर पर पता है बाजवा के मुतालिक। बाजवा झूठा है। बाजवा ने मुझे कहा कि ये शहबाज शरीफ, कहता है सर जैसे तुम बहते हो ना, ये शहबाज शरीफ रोज आके बैठा होता था मेरे पास। मतलब आप सोचे हकारत से उसने मुझे, मतलब मुझे वो यूज्ड टू वांटेड टू विन मी ओवर कि यार हाँ, मैं ये देखो जी कमीना जैसा है शहबाज शरीफ, ये रोज आके मेरे सामने ची 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 करता था। और कहता क्या है शहबाज शरीफ उसको, ये बाजवा मुझे बता रहा है कि जी मुझे कहता था कि आप भाई साहब को जो है ना, दिस इज हिज वर्ड्स एग्जैक्ट हुँ, वर्ड, कि भाई साहब को तुम भाई साहब भाईजान नु जेल ही रखो। अभी तक ये जेल में था नवाज, और पार्टी मैं संभाल लूंगा कि जी आप मेरे हवाले करें मैं कर दूं। पांचवा तो देख के जो एलानिया झूठा, गद्दार, फ्रॉड, करप्ट क्रिमिनल निकल आया, आप उसका हवाला दे रहे हैं कि मैं बाजवा के मुतालिक कहूंगा। तो हाँ, ये इस किस्म के लोग जो है ना, इनसे ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं, चूंकि इनके अंदर सलाहियत बड़ी अच्छी होती है, इनका अंदाजे बयान बड़ा जबरदस्त होता है, और ये कर रहे हैं। ये अगर इसरार, एंड आई हैंड इट बैक टू यू, इसरार अगर ये हमारी फौजी क्यादत, बिकॉज ये पीछे इसके फौजी क्यादत है, हुँ, ठीक है ना, शहबाज शरीफ ऑब्वियसली, हाँ, अगर आसिम मुनीर की समझ रहा है उस अपनी बेवकूफ़ी में, अहमकपन में, कि मैं एक टेक्नोक्रेट हुकूमत ले आऊंगा 3 साल तक, जिस तरह लोग कहते हैं ना, 3 साल तक लाएं जी, सारे सख्त फैसले हुँ, करें जी, मुल्क ठीक हो जाएगा। इनका बाप भी नहीं कर सकता, इनका दादा भी नहीं कर सकता, ये पूरा अपना अशरा खानदान ले आए, नहीं कर सकता। क्यों? जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं होगी, ये कोई फैसले नहीं कर सकता कोई टेक्नोक्रेट। आप क्या समझते हैं ये रिफॉर्म कर सकती है जुडिशरी? ये फौज को काबू कर सकती है टेक्नोक्रेट हुकूमत? फौज के अंदर करप्शन खत्म कर सकती है? आईएसआई का पॉलिटिकल विंग रोक सकती है? आर्मी चीफ की पावर को ये रोक सकती है? पुलिस को ये रिफॉर्म कर सकती है? ब्यूरोक्रेसी को ये रिफॉर्म कर सकती है? इनका परदादा भी नहीं कर सकता ये। और ये मसले पाकिस्तान के मसले नहीं है दो कौड़ियां, कौड़ियां आएंगे तो ठीक हो जाएगा तो पाकिस्तान। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये जो तजुर्बा करेंगे, इट इज़ बाउंड टू फेल।
यार इट इज बाउंड टू फेल, इट इज गोइंग टू हेड फॉर डिजास्टर। अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो रही है पीटीआई की महंगाई के खिलाफ, जी हाँ, मेरा ख्याल हाँ। है बहुत अच्छा इन्होंने किया, बिकॉज मैंने कल परसों के वीलॉग में कह दिया था कि इमरान की जो स्ट्रेटजी है ना, कि जी बस ये कानून और ये कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल और मैं करूंगा, ये फेल हो गई है, बिकॉज इन लोगों ने इसको नहीं आने देना। ये इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं अनाउंस करने, ही हैज टू नाउ गो टू द स्ट्रीट्स। ये इन्होंने अच्छा किया। मैं ये कह रहा हूं, अगर इन्होंने इस किस्म की टेक्नोक्रेट वाले किए ना, ये ये जो वो कहते हैं कि दमादम मस्त कलंदर होगा। अच्छा, दमादम दम मस्त कलंदर तो होगा, लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो दमादम मस्त कलंदर हो गया है, उससे तो निकलते हुए पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा कुछ भी हमें। और ख़ास तौर पे हम ये भी देख रहे हैं कि एक डीमोरलाइजिंग फैक्टर जो है, वो विद इन द फोर्सेस आ गया है। बल्कि उस दिन भी मैंने कोट किया था मेजर आदिल राजा साहब को, कि उसने बताया, हमारे भाई ने, दोस्त ने, कि पाकिस्तान आर्मी के 5,000 ऑफिसर्स के इस्तीफे जो हैं वो पेंडिंग एमएस ब्रांच में पड़े हुए हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता इस तरह हो रहा है, तो हैदर मेहदी साहब, आपने उसमें उस फौज में सर्व किया हुआ है, तो ये कितनी खतरे की बात है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के दिफा के लिए। सर थैंक यू। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि आदिल राजा की इंफॉर्मेशन 100% अगर ना हो तो 99% ठीक होती है। ठीक है, वो उसके बिकॉज उसके लेवल की जो उसकी सीनियोरिटी के लोग हैं वो अभी भी फौज में बेतहाशा है, इन द हंड्रेड्स, मे बी इन द थाउजेंड्स ऑफिसर। मेरी सीनियोरिटी के सारे लोग रिटायर हो गए आज से हाँ, 7 8 10 साल पहले, तो मेरी इतनी इंसाइट नहीं है जितनी उसकी। तो हाँ। ये नंबर इफादर राजा से समझ लेके 100%। इसरार ये एक बहुत डेंजरस चीज की अक्कासी करता है कि फौज में एक खामोश बगावत हो गई है, और ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको ना ना निकले बाहर। अगर 5,000 अफसर, अच्छा बाय द वे ना, अफसर रिजाइन करते रहते हैं, एक हाँ, नॉर्मल रूटीन का भी होता है कि अफसर, लेकिन ये तो ऑन ब्लॉक है ना, ये ये तो ये ऑन एक मैस है। एक वक्त में ना, मैं माय माय असेसमेंट इज के परहैप्स 800,000 होते हैं एट एनी गिवन टाइम, 500 ठीक। और 1,000 के दरमियान, एक मेरी असेसमेंट है। और मैंने किसी से पूछा, उन्होंने उन्होंने कहा हाँ जी यही। अगर ये, लेकिन 5,000 होना इसका मतलब है कि ये 500%, 500 टाइम्स मोर। हम्म, ये एक खामोश बगावत है, और ये खामोश बगावत विल एक्चुअली ट्रांसफॉर्म, ये मेरी बात अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू ए वेरी सीरियस physical manifestation if things are not handled prudently and in time। देखें, इसरार, इसका क्या असर होगा? लोग अभी डेमोन्स्ट्रेशन आ गए, सड़कों पे आ जाएंगे। ठीक है, जाम होगा, ये शायद कईयों को रोकने की कोशिश करे, कहीं धक्का पेली हो, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ फायर कर दिया, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया। इसमें जो सबसे खतरा मैं देख रहा हूँ, वो ये जो 30-40 हजार तालिबान पाकिस्तान वापस आ गए हैं बाजवा के साथ डील करके। हम्म, इनको इस ये डील करके लेके आया कि जी आप हथियार के बगैर आएंगे, आप वापस आए, लेकिन दहशतगर्दी ना करें। उन्होंने कहा हाँ जी। इनको ये वापस आ गए, वापस आए इन्होंने। कभी, जिस दिन से ये लोग मायदा करते हैं, इन्होंने कभी अपने मायदे की अडेयर नहीं किया, कभी भी नहीं किया। 2004 से देख लें आज तक इनका कोई इरादा नहीं था हथियार फेंकने का। हाँ, ये आ गए। मुझे ये लग रहा है कि ये लोग, ये जो आप खुर्रम में देखा कल भी, हमारे बेचारे एक जेसीओ हाँ, एनसी और उसका, ये भी इधर शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। ये जो जलसे जुलूस होंगे ना, और ये अंदर से फायरिंग करेंगे, और ये तखरीबकारी करेंगे, और वहां से जवाबी फायरिंग होगी, कभी पुलिस की, कभी रेंजर्स की, भी एफसी। ये बहुत एक खतर, मैं आज आई मीन आई मैंने ये बड़े लोगों को कह दिया फौज में। मैंने कहा देखो, डोंट लेट द पीपल कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, बिकॉज अगर एक दफा वो आ गए ना, ये जो थर्ड फिफ्थ कॉलमनिस्ट हैं, ये, और खास तौर पे तालिबान की मैंने बात की, टीटीपी वाले, हम्म, इंडिया के भी होंगे, और वो एमक्यूएम जो आजकल मिल रही है, एमक्यूएम और पीएसपी, हाँ, वो उनके भी शायद बीच में जो शूटर्स हैं ना, वो भी डाल देंगे, कोई हमें पता नहीं। मैं तो मतलब उनकी पेट्रियोटिज्म को मैं सवाल नहीं बना रहा, लेकिन उनके पास भी इस किस्म के तखरीबकारी करने वाले बहुत हैं। मौजूद है। हाँ हाँ, तो दिस इज वेरी डेंजरस। अगर वो हो गया, मुझे उस वक्त ये लगता है कि शायद उस वक्त अगर फौज या रेंजर्स को डिप्लॉय किया गया कि काउंटर फोर्स विद ग्रेटर फोर्स, जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में हमने किया, राइट, हाँ, फोर्स आई, ग्रेटर फोर्स और आई, और कर दो, ओ जनाब, फिर वो वो मार्च से सही होते लेकर, जाएंगे।
वो तो एंड इट विल बी तो टू लिटिल टू लेट तो इसरार, ये टू बताएँ लिट। कि हाँ, ये टू लिटिल टू लेट, लेकिन मुझे बताएँ कि ये जो सिचुएशन है, फिर इसमें शुड द चीफ बी कंसर्न्ड अबाउट इट? यार अगर सॉरी, मैं वो एक चीज मैं देख रहा था अपनी, यार इफ द चीफ इजंट कंसर्न्ड अबाउट इट, हु द हेल इज गोइंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट इट? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, फजलू, इनको कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की। मतलब यार, इफ यू लुक एट द वे दे हैव डेल्ट विद पाकिस्तान ओवर द लास्ट 30-35 ईयर, आपको कहीं से भी लगता है कि जरदारी जरदारी तो बिका हुआ है अमरीकनों का बहुत पहले का। हुसैन हक्कानी उसका एम्बेसडर था। हुसैन हक्कानी को वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाना चाहता था। हुसैन हक्कानी को वो फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहता था। हुसैन हक्कानी ख्वाब देख रहा था वजीर आजम बनने के। आई स्वेयर, हुसैन हक्कानी इज ए मोल, हुसैन हक्कानी इज एन इंडियन मोल। उसने जो वीजे इशू किए, मैंने मरहूम जनरल जो सरफराज थे उसको डीए होते थे, मैंने कहा यार ये, वो कहता है, मैंने डीए डीए जो है उसको दिखाता था, वो कहता है सर इतने ज्यादा वीजे होते थे, ये हम उसको प्रोसेस भी नहीं कर सकते। उस वक्त जो इनका डीए था, हुँ, वो बाद में कोर कमांडर पेशावर रहा है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट जनरल। और इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि कोई इनकी वेटिंग नहीं होगी, विदाउट हुँ। वेटिंग दिल कम। नहीं, ये तो ख़ैर बिल्कुल ठीक बात है, ये तो मैंने अपनी आँखों से खुद भी देखा हुआ है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वहाँ पे, उसमें मैंने खुद देखा हुआ है इस तरह तो के दिस इज जरदारी। ये ऑन ब्लॉक वीज़ाज़ लोग आते थे, उसमें और उसमें ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा होती थी, ब्लॉन्ड जी किस्म की ख़वातीन होती थी, जी उनको भी जी। सबको वीज़ा दे दिया एक गया। अभी तक बैठी हुई है पाकिस्तान में, पता नहीं हुँ, किस किस को जी, जी। उसने काबू किया हुआ है दूसरे चक्रों में। और मैं भी उसके वो से वो मुझे भी आके मिली, मैं अल्लाह माफ कर। हुँ, एनीवे, ये तो हो गया। अब आगे नवाज शरीफ पे, नवाज शरीफ को जिंदाल मिलने आया था मरी में विदाउट अ वीजा। ठीक है, जी, जी। लैंड किया, उसको ले गए। जिंदाल ने, ये मैं आपको बड़े कंफर्म सोचे, जिंदाल ने उसको लेटर दिया था जिस पर कुलभूषण यादव ने साइन करना था। कुलभूषण यादव वॉज इन मिलिट्री कस्टडी। हुँ, मैं उस वक्त बिलीव नहीं कर सकता था कि इतना इनका इंग्रेस होगा, कि ये वो जो इतने लेयर्स थे सिक्योरिटी में आर्मी के, कि वो गुलभूषण यादव के पास वो खत गया, उस पर उसने साइन किया। दिस वाज अ लेटर फॉर टू टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि जी आप कुलभूषण यादव का केस खोलें, जो कि फिर खुला, आपको याद हुँ। है, आज हाँ, से हाँ। 3-4 साल। ये तो अब समझ आइए कि बाजवा मिला हुआ था। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने मेजर कर्नल, कप्तान, हवलदार, सिपाही, जेसीओ, पूरी गार्ड, इतनी सख्त गार्ड के थ्रू वो लेटर कैसे गया उसके पास। उसने साइन किया, लेटर बाहर आया, नवाज शरीफ के पास आया, नवाज शरीफ ने जंदाल को हैंड ओवर किया। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री हुँ, डूइंग दिस? कैन यू इमेजिन योर आर्मी चीफ? वो तो मेरा कंजेक्चर है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस से मैं डिड्यूस कर रहा हूं कि हुँ, बाजवा, बिकॉज व्हाट बाजवा इज डन सब्सिक्वेंटली इज परफेक्टली सिंक्स हुँ। with my deduction and conclusion. I could be wrong. Maybe Nawaz Sharif paid some massive amounts of money to all these captains, major, etc., to get his money. So maybe that's possible. ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि फिर उसी वक़्त से ही चीफ़ साहब जो थे हमारे साबिक, वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुके हुए थे और इंडिया के चीफ साथ मिल साहब, चुके हुए थे। चीफ साहब पहले दिन से कॉम्प्रोमाइज है, जब से उनकी अपॉइंटमेंट की बैत लिया है। इसने, इसके फादर इन लॉ ने और इसहाक डार ने बरी इमाम में जनरल अफजल जंजुआ के साथ और उनके सन इन लॉ के साथ, जो बरी इमाम का वो जो जो भी होता है, पीर होता है, क्या कहते हैं उसका, जो भी उसका गदी नशीन होता है, हाँ, हाँ। तो उस वक्त से कॉम्प्रोमाइज है यार। मतलब हाउ कैन यू हैव एन आर्मी चीफ जिसका फादर इन लॉ इसहाक डार के साथ बैठता है, और वो शुजात अजीम भी वहां बैठा हुआ है, और जनरल अफजल जंजुआ बैठा हुआ है, और बैत हो रही है कि जी ये आदमी जो है ना मार्शल लॉ नहीं लगाएगा, आपको निकालेगा नहीं। तो इससे हुँ। ज्यादा कॉम्प्रोमाइज बंदा कौन होगा? उसके बाद तो बिका हुआ है। और अब तो सब अय्या है सबके सामने तो फिर तो कि उन्होंने बैत तोड़ी ना जब इन्होंने निकाला नवाज़ शरीफ को। इसने नहीं निकाला, इसका तो बस चलता, उसको सर पे उठा के लुडी मारता। वो तो आसिफ अदलिया ने। खोसा, आसिफ हुँ, खोसा। हुँ। अगर एक आदमी है ना हु हैज द ऑनर ऑफ गेटिंग दिस गाय आउट, इज आसिफ खोसा। बाय द वे एक और बंदा भी है, इसका लोग जिक्र नहीं करते और मैं आपको जिक्र करता हूँ। वो है डीजीआईएसआई उस वक्त का, नवीद मुख्तार। हुँ, हालांकि नवीद मुख्तार की जो फैमिली है ना, दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू नवाज़ मरियम शरीफ। सफदर।
और ये मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, मेरा बहुत करीबी दोस्त एक ज़माने में मेरा स्टूडेंट था, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, वो इस टीम का हिस्सा था और उसका काम था इसहाक डार के खिलाफ सारी दस्तावेज़ात लाना दुबई, अबू धाबी से। उसने मुझे कहा कि सर जब ये हो रहा था हमारे पास बड़े थ्रेट्स आते थे, हमें फ़ोन आते थे, हम बड़े डरे हुए थे और तो ये नवीद मुख्तार तक बातें पहुँची। कहता है जी वो हमारे उसमें आया जो इनका वॉर रूम बना होता है जिसमें हुँ, सारे ये इन्वेस्टिगेटर लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठे। कहता है उसने आके कहा कि जेंटलमैन आप लोग बगैर किसी डर के आप लोग काम करेंगे। आपको कहीं से भी कोई थ्रेट आती है, आप डायरेक्टली मुझे बताएँ, आपको किसी ब्रिगेडियर जनरल के थ्रू जाने नहीं है। और मैं अगर आप समझते हैं आपकी लाइफ थ्रेटेड है, मैं आपके घर हुँ, पर गार्ड्स पहुँचाऊँगा, मैं आपको सेफगार्ड करूँगा। यू विल डू दिस जॉब टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। और कहता है हुँ, सर उसकी वजह से ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लेके आ सके। ये नवीद मुख्तार है और ये राइट, मतलब बेचारे को बहुत ज़बरदस्त अफ़सर, हाँ, बहुत हाँ, ज़बरदस्त अफ़सर। और देखें एक ये आदमी जिसकी अपनी रिश्तेदारी है उस ख़ानदान से, उसने एक बड़ा ज़बरदस्त एक कारनामा अंजाम किया, वो उस बंदे को सैल्यूट करना चाहिए। तो इ सॉरी, यू वांटेड टू जी, से जी, समथिंग? प्लीज़ गो अहेड, गो अहेड। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ ये आसिफ खोसा एंड एजाजुल हसन ये इस किस्म के इन्होंने कहा इनकी ऐसी की तैसी लेकिन समय एक्सटेंशन जब आई थी तो उस वक़्त आसिफ खोसक साहब का भी यही तो कमाल था ना यार उसमें। ये 2 लोगों की ना बड़ा मुझे हुँ, क्वेश्चन मार्क है। मैंने बड़ा कोशिश की है उनको अ, रेज़ करने की उनके पास हुँ, तो हुँ, वो ख़ैर जवाब नहीं लेते। yeah, हुँ, हाँ, कि यार ये क्यों? व्हाई डिड यू अलाउ दिस टू हैपन? यू शुड हैव सेड नो, बिल्कुल, पीरियड। बिल्कुल। उन्होंने बट वो उन्होंने तो नहीं कहा, किसी और ने मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि जी ये जवाबदीदी इख्तियार पार्लियामेंट का है। अगर पार्लियामेंट इसको ठीक कर देती है तो कर दे, वरना ये जो ऑर्डर है ना, दिस इज नॉन फंक्शनल, इसको तो हम डिसमिस कर देंगे। हुँ, हुँ। इतनी उन्होंने रियायत दी, हो सकता है बात की हो। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, नहीं करना चाहिए मेरे हाँ, ये नहीं करना मेरे चाहिए ना। ये नहीं उन्होंने बट बक पास किया ना आगे। आई थिंक उन्होंने बग पास किया, उनको उसको कह हुँ, देना, उसको रद्द कर देना चाहिए था बिल्कुल, कि जी बिल्कुल। दिस इज ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एन एक्सटेंशन। और जब बाद में अगर पार्लियामेंट पास करती और इनके पास आता तो फिर, लेकिन तब तक बाजवा रिटायर हो चुका होता, नया हाँ, चीफ अपॉइंट हो हाँ, चुका बिल्कुल होता। हो चुका होता। तो उन्होंने ये उनको गैप दिया। लेकिन आप ज़रा ये देखें ना कि अगर अगर उस वक़्त ये कर चुके होते और ये अपना फुट फुट डाउन कर चुके होते, आज ना regime चेंज होता, ना इस तरह के मसाइल होते, ना इस तरह की चीज़ें होती और आज पाकिस्तान स्टेबलाइज़ हो चुका हुआ होता। अच्छा, मैं ना इसके ऊपर एक फ़लसफ़ियाना मेरी एक पोज़ीशन है और ये इट इज़ नॉट इन डिफेंस ऑफ इमरान और इन डिफेंस ऑफ आसिफ खोसा। मुझे खुदा की कसम अब इतना यकीन हो गया इस बात पे, ये मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इमरान के दिमाग में भी यही डाला कि ये बड़ा अच्छा बंदा है, इसको एक्सटेंशन दे। हुँ, उसने इसको एक्सटेंशन दी। इस कमीने को आना था अगले 3 साल के लिए, अपने आप को फुली एक्सपोज करना था जिस तरह उसने किया रिजीम चेंज। उसके साथ साथ सारों को एक्सपोज किया, जुडिशरी को किया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, ये पीडीएम का जो एक हुँ, शबाज स्पीड, इसहाक डार हाँ, जीनियस, ये बिल्कुल। सारी चीजें एक्सपोज कर दी। इमरान की सपोर्ट भी सामने आ गई। ये मेरा एक सूफियाना कह दें या एक फलसफियाना कह दें, हुँ, मेरा ये तजिया है कि दैट वाज़ एक्चुअली ऑर्डेन्ड टू हैपन सो हाँ। दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये अब आप मेटाफिज़िक्स में चले गए हैं। ये मैं तो मेटाफिज़िक्स में चला गया। और चलो और और अगर ये ना होता तो हाँ, ये फतूर, ये हुँ, कैंसर, पता ये ही नहीं चला। पता ही नहीं चल रहा थी अंदर से होता और पता नहीं इसका क्या रही है। अल्लाह सुब्हान तआला का ले भाई, ये सामने मैंने पर्दे खोल दिए हैं, ये सब हाँ, नंगे खड़े हैं तुम्हारे सामने, अब तुम्हारे लिए फैसला करना है। सूरह राद आयत नंबर 11 हाँ, कि मैं उस कौम की कभी भी हालत नहीं हालत बदली। नहीं बदलूँगा, जो अपनी खुद हालत बदलने का इरादा नहीं करती। बिल्कुल तो सही बात उसने है। हमें इरादा करने का ये टाइम दिया है। नहीं ठीक है, करेंगे तो बस चुप करके ठीक। बैठ जाएँ, फिर अच्छा पुरानी अब ज़रा तनख्वाह ये पे। अब ज़रा ये बताएँ कि मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे जनरल नईम खालिद लोधी साहब। हुँ, उन्होंने ये कहा कि बाजवा साहब को अब पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए हुँ। और लेट द न्यू चीफ फंक्शन एज़ पर हिज़ ओन विशेज़। तो अब ये जो सूरत-हाल है, क्या आप समझते हैं कि उनको जाने देना चाहिए या उनको इधर ही रख के
कम से कम कोई हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि उनको ये पूरे की पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और उसमें उनको शामिल किया जाए? नईम लोधी साहब जो है ना, फौजी है ना, और जर्नैल भी है। हुँ, हाँ, तो उसका तो दिल है कि मेरा जर्नैल बच जाए। हुँ, हुँ, मैं भी फौजी हूँ, जर्नैल नहीं हूँ, कप्तानी में छोड़ दी। हुँ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि जब तक एक फौजी आर्मी चीफ नहीं लटकेगा ना, ये फौज ठीक नहीं होगी। आई स्वेयर अपॉन गॉड। इन्होंने एक सियासतदान को लटकाया था, भुट्टो को, हुँ, आज तक सांप सूंघा हुआ है सारे सियासतदानों को। फौज से इतना खौफ है इनको कि यार ये तो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर जो सियासतदान का, इन्होंने तो उसको लटका दिया यार। और हम किस खेत की मूली हैं, ये फजलू मजलू और ये शबाज और नवाज। इमरान इज नॉट अ सियासतदान, इमरान इज अ फिनोमिना। इमरान इज जो क्या कहते हैं, इमरान उस सोच की अक्कासी करता है जो पाकिस्तानी कौम की सोच है कि यार इनफ इज इनफ, वी वांट चेंज, ठीक है ना। तो इमरान इज नॉट अ सियासतदान, तो इसलिए वो डरता नहीं है। हुँ, मैं 100% इसके खिलाफ हूं कि इस बंदे को निकल के जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकल के जाना चाहिए। इसका ट्रायल होना चाहिए। ये परफेक्ट, परफेक्ट, ये ओपन एंड शट केस है आर्टिकल 6 का। इसके अपने लोग इसके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे, इसके और नदीम अंजुम के खिलाफ। ये दो बंदे हैं जी आर्टिकल 6 के, बिल्कुल हुँ, परफेक्ट कैंडिडेट, और दीज बोथ शुड हैंग और बी शॉट बाय फायरिंग स्क्वाड, वट एवर द पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट की कोर्ट डिसाइड करती है। और एक स्पेशल ट्रिब्यूनल होना चाहिए, बिकॉज इट हैज टू बी वेरी फेयर, इट हैज टू बी वेरी ओपन, इट हैज टू हैव डे टू डे हियरिंग, इट शुड बी ओपन टू द पब्लिक, कि सबको पता चले कौन दे रहा है, क्या एविडेंस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, ये इन कैमरा शैमरा नहीं, ये ओपन हो। और इस आदमी को ये सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग इफ बाजवा स्विंग्स फ्रॉम अ रोप एंड नदीम अंजुम स्विंग्स फॉर अ रोप। और ये जो आप आज कल देख रहे हैं, आसिम मुनीर जो ये हट धर्मिया और ये हटकंडे इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरीके से मैं इमरान को रोक दूं और मुल्क को संभाल लूं, टेक्नोक्रेट के हुँ, उसके अहमकाना लॉजिक के तहत, या उसको जो भी एडवाइस दे रहा है उनके अहमकाना, उसके पीछे नदीम अंजुम है। बिकॉज नदीम अंजुम नोज हाउ ओपन ही इज, हाउ हुँ, सीरियस आर द चार्जेस अगेंस्ट हिम एंड अंजुम। क्या क्या इन लोगों ने अहकामात किस किस को दिए, फैसल नसीर को क्या कहा, सेक्टर कमांडर्स को क्या कहा, किस किस्म की इन्होंने बर्बरियत की है, उसके खिलाफ तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी है, हुँ। विच इज ऑल्सो बाय द, आई डोंट नो पाकिस्तान में उसका उसकी क्या सजा है, सजाए मौत है कि नहीं। तो दिस इज वेयर द सिचुएशन टुडे स्टैंड। लेकिन आसिम मुनी। हैदर भाई इसमें इसमें एक चीज़, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ये हम्म कुछ लोग हमारे जो दोस्त हैं, ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स रिटायर्ड भी हैं, सब लोग वो कहते हैं जब इस तरह की आप बात करते हैं तो हम्म यू आर एक्टिंग अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं कि कैसे? आप पाकिस्तान आर्मी को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान आर्मी को डिमोरलाइज़ करने की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो फ्लरिश करे, क्योंकि जब आप ये बात करेंगे कि चीफ़ के खिलाफ इस तरह का मुकदमा हो या चीफ़ को सज़ा मिले, तो पाकिस्तान की पूरी आर्मी जो है वो डिमोरलाइज़ हो जाती है, और ये आप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतने बेवकूफ, इतने अहमक लोग हैं। ये इसी वजह से ईस्ट पाकिस्तान गया, अयूब को कुछ नहीं कहा, हुँ, नहीं कहा ना हमने कुछ। नहीं कहा। 1965 की जंग में धकेला, हमें मरवा दिए लोग, कुछ नहीं कहा। आधा मुल्क टूट गया, ना उसको कहा, ना इसको कहा, याया को। आगे चले जिया या टेररिज्म ले आया, कलाशनिकोव का ड्रग कल्चर, माँ ऐसी की तैसी कर दी, पाकिस्तान की सेक्टेरियनिज्म आ गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं को, आर्मी चीफ आर्मी चीफ। मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। मुशर्रफ आया, एनआरओ दे गया, जरदारी को दे गया, वो पीछे शबाज शरीफ दे गया, मुल्क की ऐसी की तैसी कर गई। नहीं 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 नहीं, कुछ ना करो, आर्मी चीफ आर्मी चीफ। ये क्या मजाक है? व्हाट डू यू मीन आर्मी चीफ? आप आर्मी चीफ आए, मुल्क की ऐसी की तैसी कर दे, तबाह कर दे, दो टुकड़े कर दे, इदारे तबाह कर दे, गुर्बत ले आए इस मुल्क के अंदर, गलत गलीज किस्म के पॉलिटिशियन ला के हमारे पर मुसलत करें, और हम उनको कुछ ना कहें कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। दीज पीपल आर गिल्टी ऑफ ट्रीजन, जो इस किस्म की बात करते हैं, सिंपली बिकॉज ऑफ देयर लॉयल्टी टू द इंस्टीट्यूशन एंड नॉट लॉयल्टी टू द कंट्री। ये मुल्क के गद्दार हैं जो
फौज के साथ रहते हैं और मुल्क के खिलाफ बात करते हैं। मैंने तो खुल कर कहा था कि जिस दिन अगर पाकिस्तानी फौज एक तरफ हो और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान एक तरफ हो, आई एम विद द पाकिस्तानी अवाम एंड पाकिस्तान एंड नॉट विद द पाकिस्तान आर्मी। ओए, एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक डिपार्टमेंट है भाई, उसका आदमी आता है, आपके ऊपर रूल करता है, मुल्क की ऐसी की तैसी कर जाता है, कोलैबोरेशन कॉन्स्पिरेसी करता है, गैर मुल्कियों के साथ करता है, लुटेरों को ला के बिठाता है, आगे दीजिए आप उसको कुछ ना कहें, कैसे ना कहें? दैट गाय शुड हैंग फॉर आर्टिकल 6। मैं आपको बताऊं, ये करेंगे तो फौज सीधी होगी, वरना ये फौज नहीं सीधी होने लगी। ये आसिम मुनीर, इसके बाद आने वाले कोई जैन, वो भी यही करेंगे। ये कभी नहीं रुकेंगे जब तक इनके मुंह को जो है ना, वो कुत्ते वाला जो मजल होता है ना, कसम से मैं उनको कुत्ता नहीं कह रहा, लेकिन आपने यू हैव टू पुट दिस मजल ऑन देयर फेस कि ये हर एक को काटते न रहे। ये आते हैं, ये पाकिस्तान को चक मारते हैं। अल्लाह खैर करे। वैसे इत्तलात के मुताबिक जनरल बाजवा साहब जो हैं, उनको इस वक़्त हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, उनको तकलीफ़ हुई है। पहले भी उनको 3 स्टेंट्स जो हैं उनके पड़े हुए हैं, तो उनके लिए दुआ करें, उनको वो ज़रा अल्लाह ताला उनको सेहत दे। देखें जी, किसी के लिए बददुआ तो नहीं कर सकते। हुँ, मैं तो दुआ उनके लिए, सेहत के लिए इसलिए करता हूँ कि वो सेहतमंद हों, कि वो ट्रायल पे, उनका ट्रायल जब हो ना, तो वो ज़िंदा सलामत हों, कि उनको पनिशमेंट मिले जो उनके। लेकिन मैं आपको एक और इसरार बताऊँ, अभी अगेन ये मेटाफिज़िक्स की बात करूँ। हुँ, यू नो, भुट्टोज़ हैंगिंग वाज़ अ जुडिशियल मर्डर, सबको पता है, ठीक है? लेकिन भुट्टो ने जितने ज़ुल्म किए थे ना अपने दौर में, और आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, मैंने तो उसकी हैंगिंग के बाद हमारी यूनिट लाड़काना में थी। हुँ, मैं लाड़काना में था, हमने वहाँ डॉक्यूमेंटेशन देखी, हमने तस्वीरें देखी, मैंने फाइलें देखी। आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब द काइंड ऑफ टेरर ही हैड अनलीश्ड इन हिज़ ओन होम टाउन अगेंस्ट हिज़ पॉलिटिकल एनिमीज़। बहुत ज़ालिम आदमी था, बहुत बुरी-बुरी हरकतें उसने की। और उसको अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से ना सज़ा इस तरीके से मिली। मैं ये कहता हूँ, बाजवा अगर बच भी गया ना शायद उसे, लेकिन मेरा यकीन है कि जिस आदमी ने इतना ज़ुल्म पाकिस्तानियों के साथ किया और इस मुल्क के साथ किया ना, उसको किसी ना किसी तरीके से उसकी सज़ा मिलेगी। दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत में तो ख़ैर गारंटीड है हाँ। इंशाअल्लाह। चलें, अल्लाह यहाँ भी ताला है। बेहतर करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। हैदर भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक इंशाल्लाह यू। आपसे राब्ता रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारी बात जो है वो लोग सुनेंगे और उसके ऊपर अमल भी करेंगे और तस्हीह भी करेंगे अपनी-अपनी जहाँ पे भी कोर्स करेक्शन जो है वो होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा, और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम हाँ, बतोमाया ख़ेश रहा, तू दानी हिसाब कम व बेश रहा। मुझे इसरार अक्साना को हैदर मेहदी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।